अब बच्चों, हम लोग चर्चा करेंगे फीचर लेखन की। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, फीचर लेखन। फीचर को काव्य शास्त्र में रूपक कहा जाता है और फीचर लेखन का अर्थ है मनोरंजन पूर्ण समाचार, अर्थात नए नक्श या चेहरा। फीचर जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार पत्र को इस सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है, उसका चेहरा पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक दिखाई देता है, उसे हम फीचर कहते हैं। इसमें तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें आपने देखा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, एक है सजीवता, माने फीचर सजीव होना चाहिए, और दूसरा रोचक एवं मनोरंजक। रोचकता का गुण परमावश्यक है फीचर के लिए। आज जो पत्रकारिता लेखन हो रहा है, उन सब विधाओं में फीचर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों में समाचार के साथ साथ संपादकीय आप देखते हैं, विशेष लेख, निबंध, हास्य, व्यंग्य, कार्टून और फीचर होते हैं। सबसे मिलकर समाचार पत्र का रूप जो है बनता है। समाचार पत्र का रूप कैसे बनता है? उसमें से लेख, निबंध, संपादकीय, हास्य, व्यंग्य, कार्टून और फीचर, ये हो तब फीचर तैयार होता है। इन सब में फीचर जो है आधुनिक लेखन विधा है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में विकसित, पल्लवित और समृद्ध हुई है। ये अधुनातन विधा है हमारे फीचर की। अब फीचर की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? आप कोई फीचर तैयार करते हैं तो, या कोई भी संपादक, पत्रकार या पत्रकारिता जगत का कोई लेखक अगर कोई फीचर तैयार करता है तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? फीचर का उद्देश्य सूचना एवं शिक्षा देने वाला होना चाहिए। माने उद्देश्य क्या है? सूचना और शिक्षा देना। फीचर में जो संवाद होते हैं उनमें बहुत गहराई होती है, गंभीरता होती है। फीचर जो है सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ होते हैं। इसमें तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य का समावेश होता है। इसमें विस्तार भी होता है। इसमें तथ्य और कल्पना का समावेश होता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून और चार्ट, नक्शे, इन सब का प्रयोग करके उसे रोचक बनाया जाता है। अब फीचर होते कितने प्रकार के हैं? तो जैसे समाचार फीचर है, घटनापरक फीचर है, व्यक्तिपरक फीचर है, सांस्कृतिक फीचर है, साहित्यिक फीचर है और लोक रुचि फीचर है, विज्ञान पर केंद्रित फीचर है और विश्लेषण फीचर है। माने समाचार पर जब फीचर तैयार होता है या किसी घटना विशेष को लेकर के जब फीचर तैयार होता है या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के भी फीचर तैयार किए जाते हैं। सांस्कृतिक फीचर, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक उत्सव है, कोई पर्व है और सांस्कृतिक क्षेत्र का कोई भी माने तथ्यपरक अगर है मतलब जानकारी है तो उसे हम सांस्कृतिक फीचर के अंतर्गत रखते हैं। साहित्यिक फीचर, जैसे कोई कार्यक्रम हुआ साहित्य का, कोई प्रतियोगिताएं हुई साहित्य की, या साहित्य का कोई विशेष उत्सव हुआ, उन सबको हम साहित्यिक फीचर के अंतर्गत रखते हैं। लोकाभिरुचि फीचर, लोगों की रुचि किधर है, लोगों की रुचि को देखते हुए कभी हम लोक साहित्य पर भी काम कर सकते हैं। और फीचर जो है कभी कभी तात्कालिक समस्या पर भी हो जाता है, घटनाएं जैसे आ जाती हैं, लोगों की रुचि हो। एक है विज्ञान पर केंद्रित फीचर। ये वैज्ञानिक फीचर जो है, ये वैज्ञानिक घटनाओं को लेकर के, जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन की बात जब आती है तो विज्ञान केंद्रित फीचर लिखे जाते हैं। तो इस तरह से विज्ञान केंद्रित फीचर हुआ और विश्लेषण करके जो फीचर तैयार होता है वो विश्लेषण फीचर कहा जाता है। अब फीचर लेखन के लिए कुछ आवश्यक
तथ्य हैं, कुछ आवश्यक बातें हैं। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताया जाना चाहिए। फीचर की जो कहानी है ऐसे अंदाज में प्रस्तुत की जाए कि पाठक और श्रोता जो है महसूस करे कि जैसे वो खुद देख रहा है या सुन रहा है। तीसरी बात है, फीचर मनोरंजक और सूचना परक होना चाहिए। उसमें वो मनोरंजक हो जिससे लोगों की रुचि बनी रहे और सूचना देने वाला भी हो, उसका एक उद्देश्य हो, एक प्रतिपाद्य हो। अब फीचर की जो रचना प्रक्रिया है, वास्तव में फीचर एक ऐसी विधा है जो साहित्य और पत्रकारिता, चित्रकला और पत्रकारिता का संयोजन करती है। किसका किसका? साहित्य और पत्रकारिता, चित्रकला और फिर पत्रकारिता, मतलब साहित्य और पत्रकारिता, चित्रकला और पत्रकारिता, इनका संयोजन, इनका समायोजन करती है वो। फीचर लेखन के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले अगर आपको फीचर लिखना है या तैयार करना है तो संबंधित तथ्यों का संकलन करें। सबसे पहले जानकारी एकत्र करना परमावश्यक है। और दूसरा है प्रतिपाद्य लक्ष्य का निर्धारण। जो प्रतिपाद्य है, जो उद्देश्य है आपका, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे माने जब तथ्यों का संकलन हो तो आप एक उद्देश्य बनाते हैं, हाँ, कि हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम इस तरह का फीचर तैयार करेंगे। फिर तीसरा आता है मनोरंजक, सरस और सुबोध ढंग से प्रस्तुतिकरण। जब आपके पास तथ्य आ गए, संकलित हो गए, आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया, तब उसको मनोरंजक ढंग से, सरस, सरल और सुबोध ढंग से उसे आप प्रस्तुत करिए। फिर आमुख और शीर्षक का निर्धारण। शीर्षक छोटा हो लेकिन सारगर्भित हो और जिज्ञासा वृत्ति को जन्म देने वाला हो। आगे क्या होने वाला है, कुछ जानने की ललक रहे लोगों के मन में। तथ्यों को चित्रों और शब्दों की सहायता से रंगीन और आकर्षक स्वरूप दिया जाना चाहिए। चित्र और शब्द को रंगीन और आकर्षक स्वरूप देते हुए हमें फीचर तैयार करना चाहिए। अब फीचर की रचना प्रक्रिया के जो चरण हैं, सबसे पहले है विषय चयन। आप एक विषय का निर्धारण कर लीजिए, विषय तैयार कर लीजिए। फिर दूसरा है सामग्री संकलन, जो अभी हमने आपको बताया। इसके बाद आप फीचर लिखना शुरू कर दीजिए, तो आपका जो फीचर है वो बहुत अच्छे ढंग से लिखा जा सकेगा। विषय क्या हो सकता है? जैसे एकल परिवार में बुजुर्गों की स्थिति, बस्तों का बढ़ता बोझ, पढ़ाई लिखाई से वंचित बचपन, इस तरह के जो विषय होते हैं वो फीचर लिखे जाते हैं, इनमें फीचर लिखा जाना चाहिए। अच्छा, फीचर जो है शोध प्रतिवेदन नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और फीचर हमेशा उद्देश्य परक होना चाहिए। वैसे साहित्य की कोई भी विधा हो, कोई भी सर्जना हो, कोई भी लेखन हो, वो उद्देश्य परक होना ही चाहिए। फीचर का प्रत्येक अनुच्छेद माने पैराग्राफ, आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसमें गति एवं प्रवाह हो। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। उसमें एक ही पहलू पर प्रकाश डाला जाना चाहिए प्रत्येक पैराग्राफ में। फीचर लेखन कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है। वैसे फीचर के 3 अंग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। अब फीचर की विशेषता है आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे अंत से शुरू करें, चाहे बीच से शुरू करें, चाहे आप प्रारंभ से शुरू करें। फीचर में तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथानक, विवरण या विश्लेषण होता है। फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। आलेख 2 शब्दों से मिलकर बनता है। आ उपसर्ग, यह प्रकट करता है कि लेख जो है सर्वांगपूर्ण है, सम्यक है। और आलेख जो है ये गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार होता है। आलेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, खेल, राजनीति, फिल्म। इसमें प्रचलित शब्दावली का प्रयोग
परमावश्यक है, जो प्रचलित शब्दावली है। ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन परमावश्यक है। बच्चों, आइए हम लोग बस्ते का बढ़ता बोझ इस विषय पर एक फीचर तैयार करते हैं। बस्ते का बढ़ता बोझ। आज किसी भी गली, मोहल्लों या चौराहों पर सुबह के समय नज़र घुमाइए। अपने नाजुक से कंधे पर भारी भरकम बस्ते का बोझ लिए आपको बच्चे दिखाई दे जाएंगे। 5 वर्ष की उम्र, पढ़ने के लिए 6 से 7 विषय, 8 से 10 किताबें, 16 से 20 कापियाँ। वो बेचारा बच्चा जो है अपनी पीठ पर बस्ते को, जो इतना वजनी है, लादे हुए जा रहा है, उसकी कमर झुक जाती है। यह दृश्य देखकर आज की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है। क्या शिक्षा नीति के सूत्रधार बच्चों को किताबों के बोझ से लाद देना चाहते हैं? पढ़ाई के इस बोझ तले बचपन कहीं गुम होकर रह गया है। बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित हो चुका है उसके विकास के 2 अन्य पहलुओं, खेल और मनोरंजन पर। बच्चे की पढ़ाई पर ही इतना ध्यान केंद्रित हो गया है कि उसके विकास के जो 2 अन्य पहलू हैं, खेल है, मनोरंजन है, उसको लोग भूल गए। अब केवल मतलब बस्ते का बोझ इतना है, किताबें हैं, कापियाँ हैं, तो बच्चे जो हैं अपना गृह कार्य करें, पढ़ें, तो बच्चा खेलना भूल गया, अपना मनोरंजन भूल गया वो, और किताबों पर ही बच्चे सो रहे हैं आजकल। मतलब कहने का ये कि माता पिता जो हैं बच्चे को सुलाते भी हैं तो इसलिए कि वह सुबह तरोताज़ा होकर फिर से पढ़ाई कर सके और उस बस्ते के बोझ को संभाल सके। अध्ययन करने पर पता चलता है कि सरकारी स्तर पर छोटी कक्षाओं में किताबें बहुत कम हैं, किंतु निजी स्कूलों में, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर निजी स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के नाम पर विभिन्न विषयों की अनेक किताबें दी जाती हैं। अभिभावक भी अच्छे परिणाम की चाह में यह बोझ झेल लेते हैं, किंतु बच्चे इस बस्ते के बोझ के नीचे कुचल दिए जाते हैं, कुचले जा रहे हैं। उनका बचपन, उनकी खुशियाँ, उनकी कलात्मकता, उनकी खेल भावना, सब कुछ समाप्त हो जाता है। अधिक बोझ के कारण शारीरिक विकास तो रुक ही जाता है, कम होता ही है। छोटे छोटे बच्चों पर लदे भारी बस्ते उनकी बेबसी को ही प्रकट करते हैं। बच्चों को ज्ञान देना ही चाहिए, किंतु पुस्तकीय ज्ञान कितना प्रासंगिक है, यह एक प्रश्न चिन्ह बन चुका है। इसके लिए एक नई शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है, जिसमें गणित हो, विज्ञान हो, खेल हो, इतिहास एक चलचित्र जैसा हो, हिंदी, नृत्य और संगीत के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाए, प्रयोग हो जिससे बच्चों की जिज्ञासा बढ़े, उनका जो प्रश्न उठते हैं उसका समाधान हो। इसके लिए आवश्यकता है प्रशिक्षित सुयोग्य शिक्षक, उत्तम शिक्षण सामग्री। तो बच्चों, इस तरह से बस्ते का बढ़ता बोझ फीचर जो है लिखा जाना चाहिए। आलेख लेखन। आलेख क्या है, इसके कितने अंग होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे लिखा जाता है। आलेख जो है गद्य लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। इसमें किसी एक विचार पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार लिखा जाता है। चिंतन प्रधान गद्य रचना को आलेख कहते हैं, जिसमें किसी विशेष विषय पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। आलेख में किसी वस्तु, विचार, घटना अथवा स्थिति की समीक्षा और उसका विवेचन किया जाता है। इसे वैचारिक गद्य रचना भी कहा जाता है। वैचारिक गद्य रचना जिसमें विचार हो, चिंतन हो। आलेख के जो अंग हैं, पहले है भूमिका।
दूसरा है विषय का प्रतिपादन, विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप व क्षेत्र। विषय का क्रमिक विकास, विषय में तारतम्यता व क्रमबद्धता होना आवश्यक है। और तीसरा है तुलनात्मक चर्चा और चौथा है निष्कर्ष। पहले है भूमिका। हम कोई भी आलेख लिखते हैं तो पहले भूमिका उसकी तैयार की जाती है, प्रस्तावना बनाते हैं, विषय प्रवेश करते हैं और फिर इसके बाद विषय का प्रतिपादन, विषय का वर्गीकरण, विषय कितने प्रकार का होता है, उसका आकार क्या है, उसका रूप क्या है और वो क्षेत्र कहाँ कहाँ है उसका, विषय का क्रमिक विकास और विषय में तारतम्यता, क्रमबद्धता, मतलब एक तारतम्य उसका बना हो, ऊपर से नीचे तक क्रमबद्ध हो जिससे कि आलेख प्रभावी बन सके। और तुलनात्मक चर्चा, अन्य विषयों से जो मतलब उससे मिलती जुलती घटना है, मिलता जुलता आलेख है, या हमारा जो विषय है उससे संबंध रखने वाली जो विषय वस्तु है उससे हम तुलनात्मक अध्ययन करें, तुलनात्मक चर्चा करें। और इसके बाद निष्कर्ष, समूचे आलेख का हम सारांश या निष्कर्ष अंत में देते हैं। आलेख का गुण क्या होना चाहिए? आलेख की सबसे बड़ी विशेषता होती है विचारों की स्पष्टता, बेबाक लेखन, और दूसरा है जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति हो। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह से जिज्ञासा का होना परमावश्यक है। आलेख में विचार होते हैं, चिंतन होता है, अतः वह जो है माने विश्लेषण शैली में लिखा जाना चाहिए। आलेख में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। हम जो सूत्र इकट्ठे करते हैं, हम जो तथ्य इकट्ठे करते हैं वह नवीन हो, नूतन हो, और जो आलेख की भाषा है वो सरल हो, सुगम हो, बोधगम्य हो और प्रभावी हो। जब तक भाषा सरल नहीं होगी लोग पढ़ने में रुचि नहीं लगाएंगे अपनी। और प्रभावी हो मतलब उस आलेख का प्रभाव पढ़ने वाले पर पड़े, और यह तभी होगा जब आलेख ज्वलंत मुद्दों पर लिखा जाए अथवा प्रसिद्ध विषयों पर, महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर, महत्वपूर्ण चरित्रों पर या महत्वपूर्ण अवसरों पर जब आलेख लिखा जाता है तो लोग उसे पढ़ते हैं और वो प्रभावी भी होता है, समयानुकूल होता है, समसामयिक होता है, लोग उसे बड़े प्यार से पढ़ते हैं। आइए हम एक आलेख लिखते हैं, जैसे बाल श्रमिक बर्बाद होता बचपन। बाल श्रमिक ये दो शब्दों से बना है, बाल और श्रमिक, मतलब बचपन में मजदूरी करना। हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं, विषय प्रवेश कर रहे हैं, ये इसकी भूमिका है। बाल श्रम का अर्थ है बचपन में मजदूरी करना। कोई बालक या बालिका का कच्ची उम्र में धन कमाना न केवल उसका दुर्भाग्य है बल्कि देश और समाज का भी दुर्भाग्य माना जाता है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। कोई बच्चा अपनी खुशी से मजदूरी नहीं करता, उसके माने उसकी गरीबी उससे मजदूरी करवाती है। फिर माता पिता अपनी आय बढ़ाने के लिए उसे मजदूरी करवाते हैं, और यह बच्चों पर अत्याचार है। जिस समय बच्चों को विद्यालय जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस समय वे मजदूरी करने जाते हैं। अभिभावक, माता पिता उन्हें मजदूरी में धकेल देते हैं। कुछ बच्चे अनाथ होते हैं, उन्हें मजबूरी में कार्य करना पड़ता है। कुछ अपराधियों के गिरोह भी बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं, भीख या मजदूरी जैसे कार्य करवाते हैं। ये तो हुई इसकी
भूमिका। अब आइए बीच में जो उसका भाग है, बाल श्रमिकों की समस्या को बढ़ावा देने में समाज की लापरवाही एवं स्वार्थ का भी हाथ है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। बच्चे सस्ते मजदूर होते हैं, इसलिए लोग अपने घरों में, दुकानों में, ढाबों में और फैक्ट्रियों में बच्चों से काम करवाना पसंद करते हैं। यदि इस कार्य पर समाज के द्वारा रोक लग जाए तो बाल श्रमिकों की समस्या कुछ हद तक सुलझ सकती है। बाल श्रम को रोकने के लिए कानूनों की कमी नहीं है। लोगों में इस बात को फैलाया जाना चाहिए, उस नियम और कानून को बताया जाना चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए कि बाल मजदूरी कराना सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे लोग कम हैं जो बाल श्रम को अपराध न मानते हों। केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सभी लोग बाल श्रम को अपराध मानते हैं, लेकिन एक इच्छा शक्ति हो भीतर से तो इसका विरोध करें वो। किंतु प्रबल इच्छा शक्ति का अभाव समाज और सरकार दोनों में है। सरकार चाहे, समाज चाहे, अगर उसमें प्रबल इच्छा शक्ति है, मजबूत इच्छा शक्ति है, तो बाल श्रम को रोक सकते हैं। बाल श्रम को पूरी तरह रोक देना इसका समाधान नहीं है, बल्कि आपने बाल श्रम तो रोक दिया, लेकिन बच्चे जिस कारण से श्रमिक बने हैं, मतलब आपने बच्चों की रोजी रोटी छीन ली, वे कहाँ जाएं, क्या करें? उनके लाचार माता पिता जो है भूखों मर जाएंगे, माँ बीमार है, इसलिए बच्चा जो है मजदूरी करने जाता है। वास्तव में पहले समाज और सरकार को उन बच्चों के लिए 2 वक्त के भोजन और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इसके पश्चात ही बाल श्रम कानून का सख्ती से पालन कराया जा सकता है। जब समाज के लिए इसके लिए इच्छा शक्ति जगेगी तो यह कलंक स्वयं ही दूर हो जाएगा। तो इस तरह से एक आलेख बाल श्रम पर हमने आपको बताया। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे दहेज का मुद्दा है, मैंने ज्वलंत जो प्रश्न हैं, इन सब पर हम बहुत अच्छे ढंग से आलेख लिख सकते हैं। तो फीचर और आलेख ये दोनों आपकी समझ में आ गए, और आप अभ्यास करें कुछ फीचर लिखने का, कुछ आलेख लिखने का।